एक था। तो ये कहानी शुरू होती है अक्टूबर के महीने से। अक्टूबर का महीना और धीमी धीमी ठंड और सर्दियों का आना और एक के बाद एक त्योहारों का आना इस महीने को कुछ खास बनाती है, नहीं? एक रोज मैं अपने घर की बालकनी में बैठा अखबार पढ़ रहा था, जिसमें राजीव भार्गव, प्रसिद्ध विचारक और एवं शिक्षक द्वारा लिखित एक मैनुअल स्कैवेंजिंग के विरोध में एक लेख लिखा गया था। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक ऐसी प्रथा है जिसके अंदर व्यक्ति द्वारा बिना किसी विशेष सुरक्षा उपकरणों के सिर्फ अपने हाथों से मानवीय अपशिष्टों की सफाई की जाती थी और सैकड़ों गरीब लोगों की मौत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या कर रही है सरकार, मैं सोचने लगा। अपना सारा काम निपटाकर अपने साप्ताहिक दिनचर्या के मद्देनजर अपने एनजीओ के लिए निकल पड़ा। जाते समय मैंने अपने साथ कुलदीप नैयर द्वारा लिखित पुस्तक विदाउट फियर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह ले ली और पढ़ते पढ़ते अपने गंतव्य तक पहुंच गया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो मेरी इस आदत के पीछे दो कारण हैं। पहला, रास्ता लंबा नहीं लगता और दूसरा, समय का पढ़ने से अच्छा सदुपयोग शायद ही कुछ और हो सकता है। इस एनजीओ को मैं और मेरे 3 दोस्त कौटिल्य, अहमद और भगतवीर चलाते हैं। बारी बारी से बच्चों को पढ़ाना और नई नई कौशल्य सिखाना हम अपना कर्तव्य मानकर उनको पूरा करते हैं। कौटिल्य एक तीव्र बुद्धि, जैसा कि उसका नाम है, का एक 22 साल का स्फूर्ति से भरपूर हमारा एक दोस्त है। हम इसको प्यार से पंडित बुलाते हैं, लेकिन वह एक बेहद गरीब घर से आता है। अहमद और भगतवीर दोनों पड़ोसी हैं और बड़ी मेहनत से एनजीओ में काम करते हैं। भगतवीर से मेरी दोस्ती ज्यादा खास है क्योंकि हमारे विचार काफी मिलते हैं और वाद विवाद, तर्क वितर्क, किताबों का आदान प्रदान हमारी दोस्ती को एक नए आयाम पर ले गई हैं। एक शाम जब कौटिल्य एनजीओ नहीं आया तो हम तीनों दोस्त कौटिल्य के घर उसके पास जाने के लिए निकल पड़े, क्योंकि कौटिल्य का एनजीओ ना आना हमारे लिए उतना ही असाधारण था जितना कि सुबह सूरज का निकलना और रात को चांद का। उस समय घुप अंधेरा छा चुका था। हमने गाड़ी उठाई और निकल पड़े अपने दोस्त के घर। हमें गाड़ी को काफी पीछे खड़ा करना होता था क्योंकि कौटिल्य का घर जाने वाली गली किसी गुफा से कम नहीं थी। फिर हमने बात करते हुए देखा कि आमतौर पर इतनी चहल पहल रहने वाली गलियां आज सुनसान पड़ी हैं। अहमद ने भगतवीर के कान में कुछ फुसफुसाया और पास ही की मस्जिद में नमाज अदा करने चला गया। हालांकि अहमद और कौटिल्य घनिष्ठ मित्र हैं। भगतवीर और मैं कौटिल्य के घर पहुंचे तो हमारे पैरों के नीचे से मानो कि जमीन ही खिसक गई हो। कौटिल्य के पिता का पार्थिव शरीर वहां रखा हुआ था और पूरे मोहल्ले में मातम का माहौल था। अभी कल ही तो हमारे साथ बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे थे, भगतवीर ने मुझसे बोला। हमारी आंखों में आंसू थे। कौटिल्य अपना धैर्य खोसा रहा था। उसका छोटा सा परिवार, जिसमें उसकी माँ और छोटी 5 साल की बहन मीरा है, उनको संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। हम सब मीरा के राखी भाई हैं। मैं अपने आंसू छुपाने के लिए बाहर दौड़ा, लेकिन मैं देखता हूं कि अहमद दरवाजे पर दंग सा खड़ा है। हाँ, वो लौट आया था। कौटिल्य की हालत उसे देखी नहीं जा रही थी। हम सब दोस्तों में वही सबसे करीब थे कौटिल्य के। हम तीनों ने अपने आप को संभाला और अंतिम संस्कार की तैयारी की। अपने पिता को अंतिम विदाई देने का दुख अहमद अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि 1.5 साल पहले उसके पिता का टीबी की वजह से देहांत हो गया था। 2 दिन हम कौटिल्य के घर ही रुके। पूरे 3 दिन बाद कौटिल्य की बात करने की हिम्मत आई, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस वक्त उसके बताने पर हमें मालूम हुआ कि उसके पिता कई महीनों से म्युनिसिपैलिटी के लिए सफाई कर्मी के तौर पर काम कर रहे थे और वो खुद मैनुअल स्कैवेंजिंग के शिकार हुए, जिसके कारण हानिकारक पदार्थ, गैसेस जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि के संक्रमण से उनके शरीर में बीमारियां लग गई और उनके फेफड़ों और खून में संक्रमण फैल जाने की वजह से उनकी मौत हुई। हम चारों सदके में थे कि जो खबरें हम अखबारों में पढ़ते हैं, जिन मानव विरोधी प्रथाएं और गतिविधियों का हम तिरस्कार करते हैं, आज उसी की वजह से हमारा अपना हमारे बीच नहीं था।
क्या सोच रहा है? भगतवीर ने मुझसे पूछा। मैंने उत्तर करते हुए बोला, इस तरह की कुप्रथाओं के कारण आज रोज तकरीबन 3 गरीब मजदूरों की मौत हो जाती है। अहमद को हमने कौटिल्य के यहाँ छोड़ा। भगतवीर और मैं मेरी स्टडी में बैठकर मैनुअल स्कैवेंजिंग पर अध्ययन करने लगे। 3 दिन की कड़ी मेहनत और गहन अध्ययन के बाद उन्हें पाया कि ये प्रथा हिमशैल आइसबर्ग सी है। जितनी सतह के ऊपर दिखती है उससे कई गुना सतह के भीतर धसी हुई है। हमने उस क्षण इसके खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया। आज भी याद है, मैंने कहा, भगत सिंह का वह गहन चिंतन जिसमें मानव धर्म सर्वोच्च धर्म की सीख मिलती है। भगतवीर किताबों व पन्नों के बीच से उड़ते हुए बोला, क्रांति, इनकलाब जिंदाबाद। उसकी आंखों में तेज था। लेकिन यह समय हमारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। एनजीओ में कितने ही बच्चे हमारी जिम्मेदारी थी, ये सोचकर मेरे मन में हजारों विचार उमड़ पड़े। लेकिन उन 9-10 सालों के बच्चों को पता चलने पर एक मत से हुंकार भरते हुए बोले, इनकलाब जिंदाबाद, हम आपके साथ हैं भैया। अरे, उनमें से कई को तो इनकलाब का मतलब भी नहीं पता था। ये सब सुनकर मेरी आंखों से मानो सागर की लहरों सी बहने लगी। हाँ, खुशी से, साथ ही वो गर्व की अनुभूति मैं आज भी करता हूँ। फिर सिलसिला इंसाफ की खोज का कुछ यूं चला। म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर से दफ्तर, यूआईटी के अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते, दलीलें करते करते एक दिन हम विचार करने लगे। ये सब करते आज हमें 4 हफ्ते हो गए। कुछ नहीं हो सकता इस सिस्टम का, कौटिल्य ने कहा। सब मायूस बैठे हुए थे, लेकिन सब में बराबर आग थी। उनकी आंखों को देखकर मानो लग रहा था कि ज्वालामुखी फूट पड़ी हो। अधिकारियों व इन पार्षदों का ये बर्ताव, क्या एक गरीब की जान की कोई मूल्य नहीं? भगतवीर ने कहा। अहमद ने सबको धैर्य से काम लेने की सलाह दी और सबको गले लगाकर मानो ऊर्जा से भरा पिटारा ही खोल दिया हो। फिर से एक बार सबने इंकलाब का नारा लगाया। ये मंत्र अपने मूल्यों का प्रतीक मानकर बोलते हुए अगले दिन की तैयारी में लग गए। हमने लोगों का समर्थन जुटाना स्टार्ट किया। पर्चे बांटे, पोस्टर छपवाए। मेरी पहचान के बड़े प्रसिद्ध अखबार के संपादक, जिन्हें मेरे लेखन से बहुत प्रेम था और उन्हें खूब भाता था, उनके जरिए मैंने एक के बाद एक लेख लिखना स्टार्ट किए, छपवाना स्टार्ट किए। दूसरी ओर अहमद सुबह काम पर जाता, दिन में कौटिल्य की माँ और बहन की मदद करता। वह सारे म्युनिसिपैलिटी बाबुओं को तथा पार्षदों से छोटी मोटी जानकारी प्राप्त करता। अहमद का व्यक्तित्व किसी को भी आकर्षित कर सकता था। इसी का फायदा हम हमारी इस क्रांति में करते। आज विज्ञान ने काफी तरक्की की है और दूसरी तरफ हमारे सफाई कर्मी मैनुअल स्कैवेंजिंग के शिकार हो रहे हैं। मैं एक भाषण दे रहा था। उसी समय मुझे जिला अधिकारी महोदय का फोन आया, जिसमें मुझे जल्द से जल्द कलेक्ट्रेट पहुंचने का आदेश मिलता है। मैं अपने दोनों दोस्त भगतवीर और कौटिल्य को लेकर वहां पहुंचा। हमारे समर्थक, जिन्हें हम पिछले 18 दिनों से संबोधन कर रहे थे, आज अपना समर्थन देने हमारे पीछे हो लिए। लोगों में आक्रोश देखते हुए हमने उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से समर्थन देने की विनती की। सब मान गए। आज मैं चाहता था कि कौटिल्य बोले। कौटिल्य के साथ हमने म्युनिसिपल कमिश्नर और जिलाधिकारी महोदय के साथ पूरे 2 घंटे की वार्ता की। इस वार्ता के चलते सफाई कर्मियों की सुरक्षा और उनके साधनों का लिखित घोषणा के बाद, और जितने भी सफाई कर्मियों की मौत इसके कारण हुई है, उन सबको 3-3 लाख का भरपाई भत्ता यानी कि कंपनसेशन का निश्चय होते ही हम सब में एक उमंग की लहर दौड़ गई। वो दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। हमारी जीत हुई थी। उस दिन कौटिल्य का वो वाक्य कि मेरे पिता अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन कितने ही मेरे जैसे कौटिल्य वो उनके परिवारों से पिता व माता का साया बच जाएगा, आज भी मुझे याद है। क्रांति देश की आज़ादी की हो या कुप्रथाओं को नष्ट नाबूद करने की, एकता, समर्पण, निष्ठा और आदर्श के बिना सफल नहीं हो सकती।